नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं सुप्रिया शिंदे जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है, हम उस पर विस्तार से बाद में बातें करेंगे, लेकिन इस समय एक देश में बड़ी मुश्किल आई हुई है। और वो मुश्किल आई है, एक हिंडनबर्ग नाम की संस्था है अमेरिका की, जिसने एक रिपोर्ट जारी की है अडानी ग्रुप के ऊपर। और उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत सारी इरेगुलरिटीज की हैं और उन्होंने कुछ स्टॉक मार्केट को अपने शेयर प्राइसेस को बढ़ाने के लिए कुछ उन्होंने ऐसी चीजें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 88 क्वेश्चन भेजे हैं जिसपे कि अडानी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो सब लोग देख रहे हैं। एक बात मेरे मन में है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी, तो राहुल गांधी जी रघुराम राजन जी से एक ऐसा ही कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में जो आम जनता या जो रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा खतरा है। और स्पेसिफिकली उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स को मेंशन किया था कि वो उसमें पैसा लगा रहे हैं। ये क्या, लोग कह रहे हैं कि राहुल जी तो अंतर्यामी है, लेकिन ये हो सकता है कि उनको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन रहा हो। लेकिन क्या खतरा, कितना बड़ा खतरा है, आप ये देख रही हैं, आप चूंकि इस फील्ड से हैं। मैं दो चीजें प्रमुखता से पहले तो बोलना चाहती हूँ, और प्रमुखता से बोलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूजुअली किसी कॉरपोरेट हाउस की डीलिंग्स पर हमें कमेंट करने का कोई हिसाब बनता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा कॉरपोरेट हाउस है जिसकी राइज, जिसका सारा कारोबार, जिसकी मोनोपोली मोदी सरकार से साठ गांठ के नाते हो रही है। और उससे ना सिर्फ अभी निवेशकों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को देखिए तो वो बहुत परेशान है, जिस तरह से अडानी जी के लिए पॉलिसीज बनती है, जिस तरह से मोनोपोली बनती है, जिस तरह से एकाधिकार बनाया जाता है। और ये एंटी कंज्यूमर, एंटी इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बहुत, जिसको कहते हैं, मौलिक सवाल खड़े किए हैं। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का सवाल खड़ा किया है, शेल कंपनीज का सवाल खड़ा किया है, टैक्स इवेजन का सवाल खड़ा किया है, और जिस तरह से क्रॉस होल्डिंग है और जिस तरह से पब्लिक होल्डिंग नहीं है जो 25% होनी चाहिए अडानी ग्रुप की, उसके बारे में सवाल खड़े किए। क्या ये ऐसी बातें जो कोई जानता नहीं था? उसका जवाब भी ना है। इन बातों को जाना जाता था, इन बातों को उठाया गया, सेबी के पास ये सारी चीजें पहुंची, सेबी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि असलियत सामने आए और अडानी जी का दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती रही। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि अडानी, और मैं म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करती हूं, देखती हूं, इन्वेस्ट भी करती हूं, हिंदुस्तान के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स में अडानी ग्रुप की कोई होल्डिंग नहीं है। वो लोग कोई भी अडानी ग्रुप के किसी शेयर को अपने म्यूचुअल फंड में नहीं रखते। आप टॉप म्यूचुअल फंड्स उठाकर देख लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि अंडरलाइंग रिस्क है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है ग्रुप में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, स्टॉक मैनिपुलेशन के इश्यूज है, रियल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज ओनली बेस्ड ऑन मोनोपोली क्रिएशन। अब जब प्राइवेट सेक्टर अडानी ग्रुप को छू नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर अडानी ग्रुप को लोन नहीं दे रहा है, तो एसबीआई जैसे बैंक और सरकारी बैंकों का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को, वो 81,000 करोड़ रुपए है। इन लोगों ने 81,000 करोड़ रुपए एक ऐसे ग्रुप को लेंड किए हैं जिसके 2 दिन की रिपोर्ट आने के बाद ऐसा स्टॉक मार्केट गिरा। एक तो हो गया एसबीआई की लेंडिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 81,000 करोड़ की। दूसरी तरफ एलआईसी, एलआईसी की लान क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आम आदमी जब निवेश करता है या जब भरोसे का निवेश करता है, तो वो या तो सरकारी बैंक एसबीआई को देखता है या वो एलआईसी में निवेश करता है। एलआईसी के 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए 2 सेशंस में। मतलब जो एक चौथाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था एलआईसी का अडानी ग्रुप में, वो डूब गया। इस सरकार ने सरकारी बैंकों को और एलआईसी को जबरन अडानी में इन्वेस्ट करने को, अडानी के शेयर्स खरीदने में लगाया। और ये कितना घातक सिद्ध हुआ आप ये देखिए। अडानी अकेले नहीं डूबा, उसने पूरे मार्केट को डुबोया, लेकिन सबसे ज्यादा डुबोया एलआईसी की जो इन्वेस्टेड वैल्यू थी
करीब 18 से 23,000 करोड़ रुपए का इरोजन हो जाना, ये ये वाकई में एक खतरे की घंटी है। लेकिन सरकार एक चू नहीं कर रही है। एसएफआईओ हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो गया, ईडी हो गया, तमाम वो एजेंसीज हैं जिन सब के लिए ये केस बनता है, लेकिन एक भी एजेंसी अभी तक इस केस पर बात करने को तैयार नहीं हुई है, और ये बुनियादी ढांचा हिला सकती है हमारी इकोनॉमी का। जी, एक पत्रकार है रवि नायर साहब, आज वो हमारे एक शो पे थे, हमारे ही चैनल पे। उन्होंने जब एक राफेल डील के ऊपर एक स्टोरी लिखी द वायर में, तो उनके ऊपर 5,000 करोड़ का एक उन्होंने नोटिस भेजा। परंजय गुहा ठाकुरता के ऊपर तो गैग ऑर्डर ले रखा है अडानी जी ने। हिंडनबर्ग का शायद वो अभी कह तो रहे हैं कि हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, लेकिन शायद यूएस के कानून में उनको वहां पे जाने में दिक्कत होगी। लेकिन सेबी भी कुछ नहीं कर रही है। रवि नायर साहब ने भी बताया कि अडानी साहब जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनके साथ अभी कुछ दिनों पहले वो मिले थे। तो ये क्या सारी संस्थाएं धराशायी हो गई हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते? एक लाइन हमारी बोलचाल की भाषा में होती है, उस लाइन को कहते हैं, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मैं आपके लिए एक फोटो दिखाना चाहती हूँ आपको। ये फोटो जरा गौर से देखिएगा। ये फोटो अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी जी की मोदी जी के साथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जब मोदी जी ही इतने मेहरबान है, तो क्या सेबी और क्या बाकी एजेंसीज। आपने कहा हिंडनबर्ग को इन्होंने धमकाया है, बिल्कुल धमकाया है, सू करने का नोटिस भी बोला कि हम आपको सू करेंगे। हिंडनबर्ग ने पलट के क्या कहा है, जो करना है कर लीजिए, हम अपनी रिपोर्ट के मुताबिक आज भी खड़े हैं, हमने इस पर गहन रिसर्च करी है, और रिसर्च करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपके यहाँ भयानक स्टॉक मैनिपुलेशन होता है। और उन्होंने तो आगे बढ़ के कहा है, केस करना है यूएस आके कर दीजिए, यहां पर हम इसको देख लेंगे। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये धमकाना या जो भी करना है, ये सब अलग बातें हैं। एक आम आदमी को, और राहुल गांधी जी की उस बात का आपने जिक्र किया, मुझे नहीं पता वो अंतर्रामी है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि उनकी दोस्ती है पार्लियामेंट के सिक्योरिटी गार्ड से, और एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा भैया मेरा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मैंने तो अपना सारा पैसा अडानी की कंपनी में लगा दिया है। अब आप ये सोचिए कि उसका किस तरह से वो पैसा डूबा होगा, और हो सकता है वो पैसा उसने घर के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, लड़की की शादी के लिए, भगवान जाने किस चीज के लिए रखा हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो अडानी जी खुद पैसा डुबो रहे हैं, और एक जो आम जनता का पैसा है, जो एलआईसी डुबोने पर तुला हुआ है अडानी ग्रुप पे एक्सपोजर लेके। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अडानी जी पर एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, एलआईसी क्यों इन्वेस्ट कर रहा है 74,000 करोड़ रुपए, क्यों 81,000 करोड़ रुपए एसबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक दे रहा है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। कोई एसबीआई से ये पूछेगा कि आपने कौन से बिजनेस मॉडल को देखकर इनको पैसा दिया है, कोई एलआईसी से ये सवाल करेगा कि आपने कौन से बिजनेस मॉडल को देखकर अडानी ग्रुप के शेयर्स उठाए या निवेश किया उसमें, और आपके 24,000 करोड़ रुपए डूब गए, इसका जवाब कौन देगा। और वो कौन सा पैसा है जो पॉलिसी होल्डर्स अपनी जमा पूंजी, अपनी रिटायरमेंट की इनकम, अपनी जो जिसको कहते हैं गाढ़ी कमाई का पैसा, इस विश्वास से लगाता है कि और कहीं तो नहीं, एलआईसी में नहीं डूबेगा। आपने तो एलआईसी की जो लाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, उसको भी खत्म करके रख दिया है, और एक चू नहीं है सरकार में, एक शब्द नहीं है। जी, मैं अपना आपको अनुभव बता दूं कि मैं सैद्धांतिक रूप से अडानी के कोई शेयर्स नहीं खरीदता। जब एलआईसी का आईपीओ आया तो मुझे लगा कि भारत देश की एक सबसे बड़ी कंपनी, उसका पहली बार कोई आईपीओ आ रहा, तो मैं भी शायद उसका एक हिस्सेदार बन जाऊं। तो मैंने भी थोड़े से पैसे लगाए थे, और मुझे 20 शेयर अलॉट हुए थे 904 रुपए पे। वो आज 650 के आसपास मिल रहे हैं। मैंने तो अडानी जी को नहीं देखा, लेकिन हमारी जो सरकार की कंपनी थी, उससे मैंने धोखा खाया हुआ है। ऐसे मेरे बिल्कुल, जैसे जाने कितने निवेशक होंगे छोटे। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं बात कह रही हूँ। और निवेशक ने एलआईसी में जब इन्वेस्ट किया तो यही सोच के किया कि एलआईसी का पैसा जो है वो नहीं डूब सकता है, एलआईसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। एलआईसी का शेयर प्राइस 5.5% गिरा है 2 दिन में। एलआईसी जैसे बहीमौत का शेयर प्राइस इस तरह से गिरना, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं बोले जाते, समझ में नहीं आता मुझे। चलिए, शायद उसका भी समय आएगा जब इन इन बातों पे भी जन आंदोलन हुआ करेंगे।
अब मैं बात करता हूँ भारत जोड़ो की यात्रा की, जो कि कल खत्म हो जाएगी 30 तारीख को, और वो श्रीनगर में पहुंच चुकी है। राहुल जी तो खैर वैसे ही चल रहे हैं, हल्की शायद उन्होंने स्लीवलेस जैकेट वगैरह कुछ पहनी थी, अदरवाइज ठंड तो। मैं भी श्रीनगर था, कल लौटा हूँ, -2 के टेम्परेचर में वो कैसे चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। एक सवाल है मेरे मन में कि श्रीनगर में इस समय भारतीय संविधान नहीं लागू है, 370 हटे हुए 3 साल हो चुके हैं। फौज वहां पे मैंने देखा खूब घूमती है, और अभी आज चलने आई थी महबूबा मुफ्ती जी। उन्होंने कई बात कही कि बहुत दिनों के बाद जो है वो कश्मीर में जनता अपने घरों से बाहर निकली है, जब राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं। आपको कैसा माहौल लग रहा है वहां पे? मैं आपको सच बताऊं, जब कन्याकुमारी से ये यात्रा चली थी और सोशल मीडिया की हेड होने के नाते मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा था और प्रोड्यूसर से कहा था कि अगर तुम पहले 2 कदम की मेरे लिए वीडियो लेकर आओगे तो तुम्हें मैं रिकग्निशन और एक इनाम दूंगी। तो वो बहुत ही, जब उन्होंने पहले 2 कदम की वीडियो लगाया और हमने उस पर रील्स बनाए और वो चला था, तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था कि इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 5 महीने सुन के लगता था 5 महीने तक चलेंगे, और अब जब ये यात्रा समापन की ओर है और 30 तारीख को कन्वेंशन होगा, तो एक तो बहुत इमोशनल भी फीलिंग है, और मैं इसको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो एक बहुत इमोशनल फीलिंग है। लेकिन कश्मीर में जब हम लोग चले और जिस तरह लोगों ने स्वागत किया और जिस तरह लोग घर से निकले, कड़कड़ाती सर्दी थी, निकलने नहीं दिया जा रहा था, सुरक्षा कर्मी घर से नहीं निकलने दे रहे थे, गांवों के बाहर पह रहे थे, उसके बाद भी बच्चे, औरतें, आदमी, और सबके चेहरे पर वो खुशी और वो विश्वास था। तो कहीं पर बहुत ज्यादा एक भाव विभल भी होता है इंसानियत देखकर, और आपके अंदर इस तरह का भरोसा कोई जताए, वो देखकर थोड़ी सी एक बहुत जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा कश्मीर में। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ। मेरे ड्राइवर हैं मुजम्मिल, वो यहाँ पर मेरे साथ पिछले 4 5 6 दिन से हैं, जब से हम लोग जम्मू कश्मीर में हैं, ज्यादा हो गया। और उन्होंने मुझसे कल बात कही एक ये, जब राहुल जी चल रहे थे और लोग आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कश्मीरी कह रहे हैं कि ईद आ गई। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि पिछले कुछ दशकों में प्रोटेस्ट करने के लिए तो लोग फिर भी निकलते हैं, अब तो वो भी नहीं हो रहा क्योंकि सरकार इतनी बुरी तरह से ट्रीट करती है। नहीं तो लोग किसी और चीज के लिए, किसी का उत्साहवर्धन करने के लिए, या किसी पीसफुल चीज के लिए, या सिर्फ खुशी जताने के लिए घर से निकलते ही नहीं है। तो ये नायाब है, और वो वाकई में देखने को लग रहा था। इतना एक्साइटमेंट था लोगों में, इतना लोग देखना चाह रहे थे। और मेरे ड्राइवर महोदय ने तो यही भी बोल दिया कि वो कांग्रेस अब ज्वाइन करना चाहते हैं, और अब वो चुनाव भी लड़ेंगे और वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक आपको ये बता रही हूँ कि लोकतंत्र का ना एक हमारा जो डीएनए है वो लोकतांत्रिक है। और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कोई भी सरकार खिलवाड़ करेगी, तो उसको कीमत चुकानी पड़ती है। और मुझे लगता है कश्मीर के साथ जो हुआ, कश्मीर का जैसे स्टेटहुड चला गया, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें निरस्त कर दी गई, लोगों को नजरबंद कर दिया गया 2 2 2.5 2.5 साल, तो कहीं पर लोगों के अंदर एक दुख है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम इस देश का हिस्सा हैं, हमें ऐसा, हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हुआ। आप सोच सकते हैं कि यूपी का कोई पॉलिटिशियन 2.5 साल के लिए अपने घर में नजरबंद कर दिया जाए। आप सोच सकते हैं कि यूपी में या बिहार में या मध्य प्रदेश में 3 4 साल तक सरकार ही ना रहे और सेंटर का रूल चल रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर चुनी जानी चाहिए, और स्टेटहुड तो वापस आपको देना ही पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, क्योंकि बिना स्टेटहुड के जिस तरह से जम्मू कश्मीर को ट्रीट किया जा रहा है वो गलत है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्टेटहुड के साथ है। जी, कश्मीर में अभी 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं इस समय, जिसमें से 3 लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी और हैं, गुलाम नबी आजाद साहब। उनके भी आने की संभावना है इस यात्रा में? नहीं, उनकी 90% पार्टी आ गई है। इसीलिए तो पूछ रहा मुझे नहीं हूँ। पता कि उनका आना मायने रखता है कि नहीं रखता है।
मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इतने बड़े राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा गलत भूल करी कांग्रेस को छोड़ के। पर अब वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन उनकी 90% पार्टी जब हमें उनको छोड़ के हमारे पास आ गई है, तो ये दिखाता है, और जिस तरह से लोग हमसे मुखरित हो रहे हैं, दिखाता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, सरकार लोकतांत्रिक बनेगी, सरकार उन लोगों की बनेगी जो कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत में यकीन करते हैं, और उन लोगों को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी जो सिर्फ राजनीतिक मोहरों के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो यहाँ के मुसलमान हो, चाहे वो यहाँ के आम जनता हो। लोग क्या चाहते हैं? लोग अपनी सरकार से थोड़ी सी इज्जत चाहते हैं, थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं, थोड़े से अवसर चाहते हैं, मौके चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के। आप वो कुछ भी नहीं करिए और लोगों को एलिनेट करते जाइए, तो मुझे लगता है कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं, ये उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन मेरी जो जानकारी है और जो मुझे सरकारी सूत्रों से पता चला, आपको लगता है हाल फिलहाल वहां पे चुनाव होने की संभावना है? अब भारत जोड़ो यात्रा का इतना जो सक्सेस हुआ है, उसको देखकर मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार क्या करेगी। इनफैक्ट मैं आपको दिल की बात बताऊं जो मुझे शायद नहीं कहनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, हमारे खुद के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, जो हमारी यहाँ की लीडरशिप है, वो यकीन नहीं कर पा रही कि इतने लोग, इस कदर लोग आए, इस कदर लोग अपने घरों से निकले। अनप्रेसिडेंटेड है ये, जम्मू कश्मीर में होना बंद हो गया। मुझे नहीं पता सरकार कब करेगी, अभी करेगी कि पार्लियामेंट के साथ करेगी, उनकी क्या मंशा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र में यकीन नहीं करते, इतना मैं कह सकती हूँ। पर बहुत वक्त तक आप एक लोकतांत्रिक देश में अनैतिक, अलोकतांत्रिक काम नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मुझे लगता है ये चाहेंगे कि ये वोट का बंटवारा करें, ये चाहेंगे कि ये डिलिमिटेशन जिस गलत तरीके से कर रहे हैं, ये जो जैसे इन्होंने लैंड राइट्स खत्म करने की कोशिश करी, ये सब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग जब मतदान होगा तो अपने मताधिकार का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे। जी, मैं एक अपडेट और दे दूं, शायद आपको पता हो, दर्शकों को बता दूं कि सोनम वांगचुक साहब हैं, एक बड़े हाँ, साइंटिस्ट, वो जो लद्दाख में। थ्री इडियट्स में जो रोल किया था, जी वो हाँ, 5 दिन के अनशन पे हैं और वो -20 डिग्री में खुले में सो रहे हैं। जी हाँ, और उनकी सिर्फ डिमांड इतनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरफ ध्यान दीजिए, लद्दाख हमारा बर्बाद हो रहा है, 6 शेड्यूल में हमें नहीं भर्ती किया जा रहा है, 370 हटे हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इतनी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं कि आज मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो एक तरफ वो एक आदमी वहां मैं पे आपको एक बात बताऊं ज्ञानेश जी, उनका जो ये अदम्य साहस है, ये लोगों का साहस है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी नहीं, ये लोगों का साहस है, ये लोग हैं जो खड़े हैं अपनी डिमांड्स लेकर, और ये उनका अदम्य साहस है। वो मैं आज उनका वीडियो देख रही थी कि -20 था शायद, और वो बाहर लेटे हुए हैं। वो भी हाउस अरेस्ट है। जी हाँ, मैं आपको लेकिन एक बात ये बताऊं, जो आपने ये बात कही कि मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, ये जो प्रवृत्ति है ना, आप क्या मुगल हिस्ट्री को इस देश की इतिहास से हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। आप जिस लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, आपने भले जिंदल को बेच दिया हो, वो मुगलों ने बनाया। आप जिस वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल की बात करते हैं, वो मुगलों ने बनाया। कुछ मुगल शासक जरूर गलत रहे होंगे, लेकिन सारा का सारा मुगल अंपायर गलत था। मुझे लगता है कि ये सर्वथा गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, ये गंद फैलाने का व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का काम है। आप मुगल हिस्ट्री को इस देश के इतिहास से हटा नहीं सकते। तो आप क्या करिएगा? आपने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया, तो क्या वहां के गुलाब कम खूबसूरत हो जाएंगे, या वहां के गेंदा अलग तरीके के फूलने लगेंगे, या वहां पे कार्नेशन अलग हो जाएगा? ये जो ऑब्सेशन है ना, ये ऑब्सेशन हेडलाइन मैनेजमेंट का है। प्रायोरिटी क्या है सरकार की? इनसे ये पूछिए आप। जोशी मठ में लोग मर रहे हैं, बद्रीनाथ तक दरारें आ गई हैं, पिक्चर्स टेरी गरवाल की आ रही हैं दरारों की, और इनकी प्रायोरिटी है एक उद्यान का नाम बदल के अमृत उद्यान रख देना। मतलब ये, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अपने हेडलाइन मैनेजमेंट से कभी निकलेंगे? आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े लोग तबाह हो गए 2 दिनों में, इनके परम मित्र अडानी के चलते।
और इनकी प्रायोरिटी है मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रख देना। मतलब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, क्या बदल गया जरा मुझे बता दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये नहीं समझते हैं कि इतिहास को बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। और इतिहास इमारतों के बदले या नाम बदलने से नहीं बदलता है, इतिहास इरादों से बदलता है। इनके इरादे जो है वो है ही नहीं कोई, इनके सारे इरादे जो है वो टाई टाई फिस है, नील बटा सन्नाटा है। इनका बेरोजगारी के बारे में पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं है। महंगाई के बारे में कोई जवाब नहीं है। गरीबी के बारे में कोई जवाब नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल के बारे में कोई जवाब नहीं है। वैमनस्यता फैलने के बारे में कोई जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपकी क्या नीति है? कोई नीति नहीं है जी। विदेश नीति आपकी क्या है? कोई नीति नहीं है। बस 4-5 चरण चुंबकों से टीवी डिबेट करा लो, बाजी बाजी मोदी जी करते रहो, और यही इनकी स्ट्रैटेजी है। मतलब बजट आने वाला है, 2 दिन में बजट है। आप मुझे बताइए इस बजट का कॉर्नरस्टोन क्या है? क्या मोदी सरकार की वित्त मंत्री इस बारे में बता सकती है? इस बजट की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? नथिंग एट ऑल। क्या प्रायोरिटी है इनकी लाइफ में? एक उद्यान का नाम बदलना। जी, अब चूंकि भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है और उसका आखिरी जो भी कल्मिनेशन है वो 30 तारीख को होने जा रहा है, और 26 तारीख से कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये यात्रा को आप लोग कहते रहे कि गैर राजनीतिक है, तो अभी एक राजनीतिक कार्यक्रम ये शुरू हो रहा है। 1 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव में। मैं देख रहा था कि ज्यादातर जगहों पर तो आपकी या तो गठबंधन है या आप अलोन ठीक हैं। एक यूपी एक स्टेट मेरी समझ में आता है जहां पर कि आप के वोट परसेंटेज बहुत कम है, और शायद अगर आप वहां लड़े तो आपको अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से कुछ सेटलमेंट, कुछ अरेंजमेंट करके लड़ना पड़ेगा। यूपी के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? देखिए अभी इतनी जल्दी यूपी के कोई प्लान्स बोल देना या यहाँ पर बोल देना डिसाइसिवली कि हमारा ये प्लान है, वो ठीक नहीं होगा। पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक है, यूपी की सिचुएशन बहुत डायनामिक है। बिल्कुल ये सच है कि हमारी यूपी में स्थिति वो नहीं है जो हम चाहते थे। हमारा वोट शेयर बहुत कम है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अंतर होता है। आपको याद होगा 2009 में हम 22 सीटें जीते थे यूपी से, विधानसभा में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो मुद्दे एक जनरल इलेक्शन के और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अलग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब माहौल बनता है और जब अलग अलग जगह अलायंसेस बनती है तो जरूर उसका यूपी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में विपक्ष को अपने आंतरिक मतभेद भुलाकर साथ आना पड़ेगा। अब वो किस सूरत में साथ आता है, कितनी सीट्स पे साथ आता है, किस तरह की अलायंस होती है, पोस्ट होती है, प्री होती है, ये किसी को पता नहीं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं एक डिसाइसिव स्टेटमेंट दूं वो भ्रमित करने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें समय देने के लिए। बात हो रही है और आपने समय श्रीनगर से हमसे बात की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।